जब से रिद्धिमा उसके पिता को लेकर घर आई थी तब से अथर्व एकदम हैरान था। वो उन सबके बीच में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं था। उन सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद रिद्धिमा और अथर्व अपने घर आ गए। फ्रेश होने के बाद जब वो अथर्व के पास गई तब कुछ देर के बाद अथर्व ने उससे कहा कि उसने और कितनी बातें छिपाई थी उससे। अथर्व को बुरा लग रहा था रिद्धिमा के परिवार के लिए। तब रिद्धिमा को भी कुछ एहसास हुआ और उसने अपने भाई के बारे में बताने का फैसला किया। उसी समय रिद्धिमा सोचने लगी कि उसने अभी तक अथर्व को इसलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उनका रिश्ता टिकेगा भी या नहीं। उसे अथर्व पर या अपने परिवार के अलावा और किसी पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन अब उसके दिल में कोई शक नहीं था। पर अथर्व के लिए यह बात किसी बम फटने से कम नहीं थी। उसने भारी दिल से पूछा, क्या कहा तुमने? अचानक से अथर्व की आवाज तेज हो गई और रिद्धिमा भी उसे देखकर डर गई। जो लोग वाकई में रिद्धिमा के भाई को जानते होंगे वो सिर्फ कुछ गिनती के लोग ही थे। बाकी किसी को नहीं पता था कि उसका एक भाई भी है। इसीलिए अथर्व तक उसके भाई की बात तो कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। रिद्धिमा एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। इसीलिए अथर्व ने एक बार फिर कहा, बोलो। अच्छा, एक काम करो, आज मुझे वो सारी बातें बताओ जिसके बारे में तुम सोचती हो या फिर जो तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई हैं। आज एक ही बार में सब कह दो। ये पहली बार था जब अथर्व को लग रहा था कि वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को बिल्कुल भी पहचानता नहीं है। रिद्धिमा ने उसके सामने देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद उसने अपने अतीत के बारे में बताना शुरू किया। वो अपने माता पिता, घर के मामले और भाई के मामलों के बारे में बताने लगी। रिद्धिमा ने अथर्व से कहा, वो असल में मैंने अपने भाई को कई साल से देखा नहीं था। ये कहते ही वो सोचने लगी कि अगर वो होता तो उन्हें ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता शायद। उसके बाद उसने आगे कहा, इसके अलावा पिछली बार वो जो तुमने होटल के बाहर मुझे देखा था ना, वो आदमी के कपड़े और उसकी चीजें, वो सब मेरे भाई के लिए था। तब वो आया था क्योंकि उसे कुछ दिक्कत थी और बड़ी मुश्किल से मैंने वो मामला संभाला था। उसे उस रात होटल में रुकने के लिए कहा था मैंने। अगले दिन मैं उससे मिलने जाने वाली थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वो वहां से चला गया था। उसकी हालत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। पर वो कहाँ गया और क्यों गया वो सब मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। रिद्धिमा ने हकीकत नहीं बताई। उसने सिर्फ ऐसा कहा कि वो उससे मिली थी। उसने अथर्व को डिटेल में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये उसके भाई की इज्जत का सवाल था और कुछ चीजें उसे खुद भी नहीं पता थी। वो कई बार खुद भी सोचती थी कि इस तरह से मिलने के बाद आखिर अचानक ही उसका भाई कहाँ चला गया। उसने मायूस होकर लेकिन आवाज में गंभीरता के साथ कहा, अथर्व, मैंने इसके बारे में और किसी को भी नहीं बताया है और मेरे अतीत के बारे में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे प्रति सहानुभूति रखे या फिर सब कुछ जानने के बाद मुझे खुद से दूर कर दे। मैंने अभी तक तुम्हें भी इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि रिद्धिमा ने एक पल रुककर अपनी नजरें उठाईं और अथर्व के सामने देखकर उसके गले लग गई और फिर नरम आवाज में उससे कहा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ इतनी दूर आ सकते हैं। मतलब जब मेरे साथ धोखा हुआ था तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी अमीर आदमी के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगी क्योंकि उन लोगों का दिल पत्थर का होता है। इसीलिए मैं कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी। मुझे कहीं ना कहीं एक डर हमेशा रहता था, इतना कि मेरा रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था। रिद्धिमा की स्थिति उस समय इतनी खराब थी कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि भविष्य में उसका किसी अच्छे आदमी से पाला पड़ेगा और उसे एक बार फिर प्यार हो जाएगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका भविष्य इतना सुंदर भी हो सकता है। उसकी हालत इतनी खराब होने के बावजूद वो उस समय ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी
कि जहां पर वो किसी रिश्ते में समान स्तर पर हो। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अथर्व से कहा, "हम्म, पर अब मुझ पर प्रेशर बहुत बढ़ गया था और इसीलिए आज मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मैं नहीं सह सकती ये सब, और अब मुझे अपने रिश्ते पर भी भरोसा होने लगा है।" रिद्धिमा के अतीत की बातें सुनने के बाद और उसने कितनी कठिनाई झेली है, ये जानकर अथर्व उसके दर्द के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो रिद्धिमा की चोट, दुख, तकलीफ, डर, निराशा और दर्द स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वो सोच रहा था कि एक औरत जिसने अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखा है और उसके बावजूद वो अपने जीवन में इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है, अगर वो अपने आप को नहीं संभालती तो पता नहीं इस वक्त उसकी क्या हालत होती। 3 साल उसने कैसे गुजारे थे और किन हालात का अकेले सामना किया था, उसके बारे में सोचकर भी अथर्व के दिल में दर्द होने लगा था। उसने रिद्धिमा का खूबसूरत चेहरा पकड़ा और उससे कहा, तुम्हें किसी भी बात का दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब किस बात का प्रेशर है तुम्हें? हाँ, तुम अमीर आदमी से इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी ना, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाओगी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे भी किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो अमीर हो, या ऐसा है तो कोई 60 साल की बूढ़ी या डिवोर्सी औरत के साथ भी शादी कर सकता था ना। मैं ऐसा ही करना चाहिए था ना। पैसों से ही मतलब होना चाहिए था ना, चाहे सामने कोई भी हो। रिद्धिमा, तुमने तो अपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो भी तुम्हें समझ नहीं आया कि ये जो पैसा है ये हाथ का मैल है। आज है तो कल नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अभी एक पल के बाद भी पैसा गायब हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में मैं एक ऐसा आदमी बन जाऊं जिसके पास कुछ ना बचे और वो अपने गुजारे के लिए भी अपनी पत्नी पर ही निर्भर रहे। तो क्या करूंगा मैं, और तुम क्या करोगी? मुझे तो विश्वास है मेरी पत्नी पर, और तुम चाहे पैसों को कितनी ही अहमियत क्यों ना दे दो, लेकिन हमारी शादी तो प्यार से ही चलने वाली है। और इतना कहकर अथर्व ने रिद्धिमा की आंखों में देखा और उससे कहा, मुझे एक पत्नी चाहिए, कोई जॉब पार्टनर नहीं। और पति पत्नी के रिश्ते में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। बाहर हम जो भी हों, लेकिन घर आकर हम दोनों एक बराबर ही हैं। घर में कोई राष्ट्रपति, कोई राजा, कोई बॉस नहीं होता है। घर में हम सिर्फ एक पति पत्नी हैं, और जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा। अथर्व के कहने का मतलब यही था कि रिद्धिमा के माता पिता उसके भी माता पिता के समान ही थे, और इसीलिए उनकी देखभाल करना भी दोनों की जिम्मेदारी ही थी। जैसा व्यवहार रिद्धिमा उसकी दादी के साथ करती थी, बिल्कुल वैसा ही अब अथर्व भी उसके माँ बाप के साथ करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब उसके माता पिता अथर्व की भी जिम्मेदारी थे। अथर्व की बात समझते हुए रिद्धिमा ने प्यार से उसकी नाक पकड़ी और कहा, अथर्व, तुम गुस्सा मत हो। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गई। अब से मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। हम दोनों मिलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे। अथर्व ने रिद्धिमा के गाल पर एक चूटी काटी और कहा, गुड गर्ल। भविष्य में कभी भी तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, और तुम अपने माता पिता की भी चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल करूंगा। तुम बस अभी सिर्फ अपना ध्यान रखो, और अब आराम कर लो थोड़ा, ठीक है? और ये कहते ही अथर्व ने रिद्धिमा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उससे एक बार फिर से उसके घाव का ध्यान रखने के लिए कहा। उसके बाद वो दोनों पूरी रात आराम से सोए। उस रात पहली बार रिद्धिमा के दिल में कोई बोझ नहीं था। वो अथर्व के साथ सब कुछ शेयर करने के बाद एकदम खुश हो गई थी। अगले दिन सुबह अथर्व भी काम के लिए जल्दी निकल गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। इसीलिए रिद्धिमा ने भी जल्दी उठकर उन दोनों के लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट तैयार किया और फिर अपने घर पर भी कॉल करके बात कर ली, ये जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। रिद्धिमा भी इतने दिनों बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। अब वो जब ऑफिस में दाखिल हुई तो उसे ऐसा लग रहा था कि
जैसे वो किसी नई जगह पर ही आ गई है। एक न्यू एम्प्लॉय के लिए आते ही इतनी सारी छुट्टी लेना कोई आम बात नहीं थी, और बाकी सबके लिए भी ये चीज बहुत शॉकिंग थी कि उसने किसी लीव के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, और फिर भी उसे किसी ने कंपनी से निकाला नहीं था अब तक। ये कंपनी के इतिहास में याद रखने वाला मामला बन गया था। ऑफिस में थोड़ा काम करने के बाद जब रिद्धिमा अपने लिए चाय बनाने के लिए टी रूम में गई, तब उसे कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। अरे तुझे पता है वो बच्चा सीईओ का है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो सुना है कि सीईओ ऐसा आदमी है जो किसी भी औरत के पास तक नहीं जाता। रिद्धिमा ने जब ये सुना तब उसका दिमाग चकराने लगा। वो सोचने लगी, कौन सा बच्चा? और सीईओ मतलब अथर्व? अथर्व का बच्चा? तभी वो सब आगे और बातें करने लगे। अरे हाँ, क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? पता है तुम्हें, उस लड़की का जब पहला दिन था तब भी हमारे सीईओ कैंटीन तक पहुंच गए थे। अगर वो किसी लड़की के बारे में नहीं सोचते तो फिर उस लड़की के लिए क्यों स्पेशली आए थे? और उसके सामने उनका बर्ताव भी अलग हो जाता है। नोटिस किया है तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? देखो, उस नई लड़की ने छुट्टी भी नहीं ली है और किसी ने उसे कुछ कहा भी नहीं। अरे हाँ हाँ, मेरा भी ध्यान तो गया था। इसके अलावा क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि जब वो लड़की नहीं आती है तब हमारे सीईओ भी नहीं आते हैं? और मैंने तो उनके खास असिस्टेंट विनय को भी किसी से बात करते हुए एक बार सुन लिया था कि वो जाकर अथर्व सर के साइन करवा लेगा डॉक्यूमेंट्स पर। इसका मतलब सर बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं। हाँ यार, इसका मतलब उन दोनों का कुछ कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि न्यू एम्प्लॉय को इतनी सारी छुट्टी लेने के बाद भी निकाला नहीं गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ तो छुपा रहे हैं वो दोनों। पर आज तो अथर्व सर अभी तक नहीं आए हैं, तो फिर हम जो सोच रहे हैं वो गलत भी तो हो सकता है ना? ऐसा नहीं है, सीईओ का रोज रोज ऑफिस आना जरूरी नहीं होता है। पर मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्या प्लान किया होगा कि सीधे ही सीईओ के बिस्तर पर पहुंच गई वो लड़की। अरे माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन क्या इतने अमीर और नामचीन लोगों को फंसाना इतना आसान होता है? रिद्धिमा वो सब सुनकर हैरान खड़ी थी। क्या अब अथर्व अपने और रिद्धिमा के रिश्ते के बारे में ऐलान कर देगा? अब उन दोनों की जिंदगी में और कितने तूफान आने बाकी हैं? और कहाँ है रिद्धिमा का भाई? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।